नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश और आज हम 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अगला पार्ट यानी थर्ड पार्ट है। मैंने अभी जो 100 क्वेश्चन का एक पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा पार्ट है। इन सभी तीनों पार्टों में मैंने पूरे फंडामेंटल को कवर किया है, यानी इसमें लैंग्वेज भी होंगी, DBMS भी होगा आपका, और जितने भी है नेटवर्क होगा, इंटरनेट होगा, और आपका फंडामेंटल में बेसिक इनपुट आउटपुट, जितने भी क्वेश्चन हैं सब इन तीनों वीडियो में कलेक्ट किए हैं और जो कि ऑब्जेक्टिव है पूरे, और उनको मैंने डिस्क्राइब किया है। तो आइए शुरू करते हैं। ये लास्ट पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट, और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, प्रोग्राम बनाने के लिए विकसित पहली हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी। तो प्रोग्राम बनाने के लिए जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रान, और फोर्ट्रान का विकास 1957 में IBM कंपनी के JW बेकस ने किया था। इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर है बी। लोगो भाषा का उपयोग किया जाता है किसके लिए? व्यवसाय के लिए, गणित में, बच्चों की शिक्षा में, सरल भाषा लिखने में। तो मित्रों, इसका जैसे कि नाम से स्पष्ट होता है, लोगो। लोगो का मतलब होता है कि चित्र बनाना, यानी बच्चों की शिक्षा में लोगो भाषा का विकास कम उम्र के बच्चों को रेखा चित्र में ग्राफिक्स की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम गणित में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? गणित में फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांजैक्शन। तो गणित में फोर्ट्रान का हो गया। बच्चों की शिक्षा के लिए हमने अभी बताया लोगो, और व्यवसाय के लिए अभी बताया था हमने, तो व्यवसाय के लिए हो गया हमारा कोबोल। तो व्यवसाय के लिए कोबोल का, और सरल भाषा में लिखने के लिए उपयोग किया जाता है बेसिक का। बेसिक जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है, बेसिक का मतलब सरल भाषा। तो बेसिक सरल भाषा के लिए, गणित के लिए फोर्ट्रान, और व्यवसाय के लिए हो कोबोल, और बच्चों की शिक्षा के लिए लोगो। ओके, तो अगला है हमारा बेसिक। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, बेसिक भाषा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बेसिक का मतलब सरल भाषा को लिखने के लिए किया जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। ओके, कोबोल भाषा का प्रयोग, वही अगला क्वेश्चन भी आ गया। तो कोबोल भाषा का उपयोग किया जाएगा व्यवसाय के लिए। ओके, क्योंकि कोबोल का फुल फॉर्म ही होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यह एक क्या है? व्यावसायिक भाषा है। ओके, अगला है उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन भाषा में बदलता है क्या? एक तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कंपाइलर क्या करता है कि पूरे एक पेज को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है। तो ये भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और वही इंटरप्रेटर भी यही काम करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि ये एक साथ कर देता है कंपाइलर, और इंटरप्रेटर क्या करता है? एक एक लाइन को कंपाइल करता है। इसको यदि आपने C प्रोग्रामिंग चलाई हुई है तो इसको जब हम ट्रेस करते हैं यानी F7 से इसका यूज करते हैं, इसको कंट्रोल F9 से कंपाइल करते हैं। ओके, तो इसका आंसर है दोनों। असेंबलर का कार्य क्या है? असेंबलर, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरह बताया था कि असेंबलर होता क्या है एक्चुअली। असेंबलर क्या कहता है? ये भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हाई लेवल क्या होती है वो भी मैंने बताई थी कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कि हम समझते हैं, और मशीन लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है। तो हमारी समझने वाली भाषा से कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा बनाता है। जैसे कि हमने मान लीजिए टाइप किया सम, तो सम का मतलब हमें तो पता है, लेकिन कंप्यूटर को उसका मतलब नहीं पता है ना, तो उसकी भाषा में उसको समझाना पड़ेगा। तो उसको ये काम करता है असेंबलर। ये कुछ सिंबल है जैसे सम, मल्टी, ऐड, इनका असेंबली लैंग्वेज में जो कुछ स्पेशल सिंबल यूज किए गए थे उनको क्या करता है? कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, अगला, इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन है इसकी? फोर्ट्रान। तो फोर्ट्रान, जैसा कि मैंने बताया था, फोर्ट्रान का ये फार्मूला ट्रांजैक्शन इसका संक्षिप्त रूप है, और ये मतलब इसका फुल फॉर्म है। और यह क्या है कि हाई लेवल भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, और इसका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरों द्वारा गणितीय कार्य के लिए किया जाता है। तो इसका अगर आ जाए कि मैथमेटिकल के लिए कौन सी उपयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रान, और वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा भी वही है, फोर्ट्रान। ओके, तो बेसिक भी आपको पता है, कोबोल भी पता है। ओके, इसके बाद भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है मित्रों मशीन भाषा। मशीन भाषा को यानी मशीन लैंग्वेज को क्या है? कंप्यूटर समझता है और उसी पे वो कैलकुलेशंस करता है। इसके बाद अगला है फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है किसे?
तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि बेसिक्स क्या होती है, बेसिक्स एक प्रारंभिक भाषा थी। तो बेसिक्स अगर आप जानते हैं तो बेसिक्स के बाद ही आप फोर्ट्रान, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर की तरह काम करती है ये भाषा। तो ओके, तो इसका सही आंसर है बी। अगला है हमारा इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी? इंटरनेट में जावा, बेसिक, कोबोल और पास्कल। तो सभी जानते हैं कि इंटरनेट में यानी जो पेज बना रहता है उसमें जावा उपयोग की जाती है और HTML उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, और जावा कैसी है? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इनमें ऑब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है और इसलिए इसको जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ओके, इसके बाद है प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई थी? तो प्रोलॉग भाषा विकसित हुई थी 1972 में। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, PSC में पूछा भी गया है। वर्ड प्रोसेसर तथा स्प्रेडशीट उदाहरण हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का उपयोग में। यदि आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बिल्कुल बिना बताए आप बता सकते हैं कि कौन। मैंने बताए थे कि 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलाइज सॉफ्टवेयर। तो ये कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है कहलाते हैं। तो क्या है? वे शब्द वर्ड, यानी वे वर्ड जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है वो क्या कहलाते हैं? कंट्रोल वर्ड, रिजर्व वर्ड, कंट्रोल स्ट्रक्चर्ड, रिजर्व कीज। तो सभी जानते हैं रिजर्व वर्ड या इन्हें क्या बोला जाता है? कीवर्ड बोला जाता है, कीवर्ड। तो इन्हें रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है, रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण हैं। तो सी, बेसिक और कोबोल ये सभी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। आप सभी जानते हैं क्योंकि इनमें ABCD का यूज किया जाता है और 0-1 का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए तो हम समझ पाते हैं। अगली बात, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो इसका सही आंसर है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, इसलिए इसे बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज क्या है? वही आंसर फिर से, असेंबली लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और कंप्यूटर असेंबल करना। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत ये किसके अंतर्गत आती है? लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आपकी आती है मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत केवल हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या है? एक लो लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों आती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा अभी पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि उसमें क्या है? लोगो। लोगो में क्या है कि इसमें चित्र और सिंबल वगैरह बनाए जाते हैं, इसलिए बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी है? लोगो। तो ये अभी हुए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित। अब आते हैं DBMS से संबंधित। तो DBMS में पहला कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS है क्या? डाटाबेस मशीन सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डाटाबेस माइक्रो सिस्टम। तो इसका सही आंसर है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। निम्न में से कौन डाटा को छोटे से बड़े के हिसाब से प्रदर्शित करता है? तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले क्या आएगा? बिट आएगा, फिर बाइट, फिर कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। तो कैरेक्टर, फाइल नहीं, कैरेक्टर के बाद फाइल, फाइल के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के फील्ड, फिर डाटाबेस, कैरेक्टर, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डाटाबेस, कैरेक्टर, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, डाटाबेस। तो इसका सही आंसर है बिट, बाइट। ये भी तो है, बिट के बाद फिर बाइट, बाइट के बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद। तो सही आंसर है ये। डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य है। प्राइमरी क्या होती है? तो प्राइमरी क्या है? जिससे हम अदर एक्टिविटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। और ये क्या कहता है? प्राइमरी की में अगर आपने डेटाबेस थोड़ा सा ही पढ़ा है तो आप उसमें देख सकते हैं कि प्राइमरी क्या है कि एक यूनिक होती है कि टेबल में प्राइमरी की वो यूनिक रहेगी। ओके, उसमें नल वैल्यू स्टोर नहीं कराई जा सकती। तो ये क्या होगा? डाटाबेस को अनलॉक करना, डाटाबेस को मैप उपलब्ध कराना, डाटाबेस ऑपरेशन बाधाएं लगाना, रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचाना। तो इसका सही आंसर है डी, रिकॉर्ड को यूनिक ढंग से पहचानना। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डाटाबेस में होती है? तो इसका सही आंसर है आपका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में क्या है?
रिकॉर्ड में पूरा आपका रिकॉर्ड रहेगा, जैसे स्थान, घटना, चीज़, ये सभी रहेंगी। क्यूरी तो एक आपकी कमांड हो गई। और फॉर्म क्या है, फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन भरते हैं, है ना। और टेबल भी क्या है, एक पूरी इंफॉर्मेशन है। इसका सही आंसर है सी। अगला है टपल क्या होता है। टपल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टपल किसे कहते हैं? टेबल का कॉलम, दो अस्थायी टेबल, टेबल की एक रो, टेबल की एक कुंजी, इनमें से कोई नहीं। ये यदि जब आप डाटाबेस को पढ़ते हैं, ये यानी डीबीएमएस को पढ़ते हैं, तो ये कई सारे जैसे टपल हैं और आपका रिलेशन है, ये बहुत सारे आपके सामने नए नए वर्ड आएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका सही आंसर है टेबल की एक रो को क्या बोलते हैं, हम टपल बोलते हैं। और एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉलम को, और रो को बोलते हैं टपल। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और इसी प्रकार से बहुत सारी कुंजी, जैसे प्राइमरी की, फॉरगन की, तो ये बहुत सी की यूज की जाती हैं, वो अभी आएंगी तो मैं बताऊंगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं, संबंधित रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है डाटाबेस। रिकॉर्ड क्या है, डाटाबेस से रिलेटेड है। तो यूटिलाइज फाइल नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, स्प्रेडशीट नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेटाबेस। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? आप खुद ही बता सकते हैं ये तो इसका आंसर, क्योंकि मॉडम एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ती है। जो कि क्या करता है, मॉडम का काम क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन होता है, यानी कि एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग सिस्टम में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अभी डीबीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े। अब आते हैं हम अपने नेटवर्क से रिलेटेड। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं सर्वर में, सुपर कंप्यूटर, नेटवर्क में और नोड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेटवर्क में। इसके बाद है सिम का पूरा नाम क्या होता है? सिम का आप सभी जानते होंगे, ये पहला ही ऑप्शन है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका सिम का फुल फॉर्म होता है, ओके। इसके बाद वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वाई मैक्स किससे संबंधित है? आपको इसका पता होगा कि वाई मैक्स क्या है, एक संचार प्रौद्योगिकी है, यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका उपयोग नेट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, ओके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है। सी बैंड प्रेषण में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है 6 गीगाहर्ट्ज़, यानी 6 गीगाहर्ट्ज़ की उपयोग सी बैंड प्रेषण में आवश्यकता होती है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। कि यदि हम क्या करते हैं कि मान लीजिए बहुत लंबा वायर ले जाना है, तो क्या होता है, हम जब वायर लंबा ले जाते हैं तो उसकी सिग्नल वीक हो जाते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रिपीटर यूज करते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को एम्पलीफायर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और ये गेटवे और स्विच ये क्या करते हैं कि हमें कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, ओके। तो ये भी राउटर भी हमें कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। तो ये सही आंसर है ए। इसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है क्या? तो यदि आप अभी करंट के न्यूज़पेपर में आप इसका कई बार जिक्र होता रहता है कि स्वान है क्या, तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, यानी इसमें क्या होगा कि हमारे सभी पूरे स्टेट को इसके थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और इससे क्या है, स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी, ओके। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा। निजी नेटवर्क जहाँ पर आ जाए तो वहाँ समझ लेना लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैन और लोकल एरिया नेटवर्क। और वैन का मतलब ये वाइड एरिया नेटवर्क और अपारनेट और इंटरनेट, तो यही है बड़े लेवल के। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, डाटा प्रेषण यानी ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए समानता उपयुक्त यूनिट है क्या? तो डाटा के ट्रांसमिशन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसमें उपयोग किया जाता है बिट प्रति सेकेंड। जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो कितने बिट प्रति सेकेंड ट्रांसमिट हुआ। मोबाइल फ़ोन में प्रयुक्त CDMA, ओके। अभी अब सिम का फुल फॉर्म पढ़ा, अब यहाँ आ गया CDMA। CDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसका फुल फॉर्म होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो इसका सही आंसर है सी। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है? इंट्रानेट क्या है आप सभी जानते हैं, इंटरनेट तो आपने सुना होगा, लेकिन इंट्रानेट क्या है? तो इंट्रानेट क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। तो जो लैन है, आप लैन को ही क्या समझ लें, इंट्रानेट। और इंटरनेट को आप समझ लें वो जो जिसमें हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड पे है। और इन लैन यदि आप जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वो इंटरनेट उसको कहा जाता है, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना के हस्तांतरण के प्रयुक्त आंतरिक इंटरनेट, सूचना की बाहरी कंपनी को अंतरण करने के प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क,
और किसी भी संस्थान के अंदर सूचनाओं को अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क, सूचना को दो स्थानों के बीच अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये किसी संस्था में स्थापित किया जाता है इंट्रानेट। ओके, इंट्रानेट क्या होता है? लोकल होता है, यानी लैन की तरह काम करता है। ओके, इसके बाद दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? एक तो सर्वर, लिंक, गेटवे और ब्रिज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, तो उसका सही आंसर है आपका सी, यानी गेटवे। गेटवे क्या करता है कि जब दो जटिल नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। ओके, इसके बाद प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ऑप्टिकल मतलब प्रकाशीय। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ होता है, उस प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जो वायर होती है बहुत कॉस्टली होती है, इसमें अंदर ही अंदर क्या लगे होते हैं? लेंस लगे होते हैं जो प्रकाश का पूर्ण परावर्तित कर देते हैं और बहुत स्पीड गति से इसमें ट्रांसमिशन होता है। तो बहुत ही तेज गति से इसका ट्रांसमिशन होता है। WLL का पूरा नाम क्या होता है? WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये SSC CGL में आ भी चुका है। तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ओके, अगला क्वेश्चन है, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है मॉडम। मॉडम क्या करती है कि जो आंकड़ों को आवेग में परिवर्तित करती है, यानी इसका मतलब क्या है कि एनालॉग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन तक संप्रेषित करती है। तो इसका सही आंसर है मॉडम। मॉडम का पूरा नाम क्या होता है? मॉडम का जैसे अभी मैं बताया कि मॉडम का क्या फुल फॉर्म होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। विश्वव्यापी जाल WWW के आविष्कार का तथा प्रवर्तक हैं कौन? तो इसका सभी को जनरल पता होगा कि टिम बर्नर्स-ली ये क्या है? WWW के आविष्कारक हैं। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अब हम आते हैं इंटरनेट पर। तो याहू, गूगल व MSN क्या है? तो याहू, गूगल और MSN क्या है? ये जनरल सी बात है कि इंटरनेट की क्या है ये, और ये इन्हें सर्च इंजन भी कहा जाता है। याहू, गूगल और MSN ये क्या है? सर्च इंजन की तरह काम करते हैं। ओके, इसके बाद कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इसको होम पेज। यानी हम जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो पहला उसका पेज होता है उसे क्या बोलते हैं? होम पेज। ओके, साधारण शब्दों में नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं नेटवर्क, और जब कई नेटवर्क को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे कहते हैं इंटरनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, किसी संगठन में वेबसाइट का .com किसको इंडिकेट करता है? तो यदि किसी कंपनी में .com लगा है तो उसका मतलब होता है कि कमर्शियल, यानी ये कमर्शियल के लिए उपयोग की जाती है, कमर्शियल से संबंधित है। यदि मान लीजिए EDU है तो वह एजुकेशन से है, यदि मान लीजिए लास्ट में इन लिखा है तो वो इंडिया से है। तो इस प्रकार से यदि वो लास्ट की जो डॉट के बाद जो वर्ड है वो यदि जियो भी है यानी वो गवर्नमेंट है, तो ये अलग अलग डॉट हैं, वो अलग अलग एरिया को इंडिकेट करते हैं। तो .com किसको इंडिकेट करता है? कमर्शियल। यदि किसी लास्ट में .edu.USA है तो इसका मतलब है कि वह USA की क्या है, यानी अमेरिका की क्या है? एक शैक्षणिक संस्था है, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, यहाँ क्या है? अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वेब अस्तित्व में आया, वेब कब अस्तित्व में आया? अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में और जापान में। तो सभी जानते हैं कि इंटरनेट का सबसे पहले अस्तित्व कहाँ पर आया था? अमेरिका में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, URL, HTTP, WWW में HTTP क्या होता है? तो HTTP क्या होता है? HTTP होता है एक क्या है? प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है इसका फुल फॉर्म। तो ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है, यानी कुछ नियम हैं, तो ये प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं सभी वेबसाइट को। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? प्रोटोकॉल है। वेबसाइट एड्रेस का URL एक यूनिक नाम होता है जो वेब पेज पर एक विशिष्ट की पहचान स्थापित करता है, किसकी? वेब ब्राउज़र की, PDA की, लिंक की और वेबसाइट की। तो ये क्या करता है? इंटरनेट पर WWW का अर्थ है, तो WWW का सभी को अर्थ मालूम होता है, वर्ल्ड वाइड वेब।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस होता है एक फफूंद, बैक्टीरिया, IC7344 या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो इसका सही आंसर है डी, यानी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं ये जो हम बनाते हैं। हम कोई भी क्रिएट कर सकता है वायरस और उसके बाद उसको जैसे ही वो इसका सर्वप्रथम इसका उपयोग पायरेसी को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन इसका अब दुरुपयोग हो रहा है। और ये क्या होते हैं, एक प्रकार होते हैं प्रोग्राम के, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। इसका स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम क्या है? इस पर कंप्यूटर, कला, खेल, संगीत, तो कंप्यूटर से संबंधित है। जो ऐसे मेल आते हैं जो कि किसी कंपनी की ठगी या ऐसे हमको स्पैम बनाने के लिए आते हैं, तो स्पैम का मतलब होता है कि एक मेल का एक प्रकार है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ओके, इसके फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? तो फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, डिलीटिंग करना, कॉपी करना, मूविंग करना। तो मॉनिटरिंग करता है फायरवॉल। क्या कहते हैं? अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत हैकिंग कर सके हमारे नेटवर्क में। तो इसका मॉनिटरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद है साइबर लॉ की शताब्दी में DOS यानी डॉस का अर्थ है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है बी। इसके बाद एक प्रोग्राम जिसमें अन्य प्रोग्राम को संक्रमण करने के योग्य होती है तथा जो अपनी ही प्रतियां स्वयं बनाकर दूसरे प्रोग्रामों में फैला सकता है, वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर होता है जो अपनी प्रतियां खुद बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वायरस। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है, वायरस क्या करता है? अपनी खुद की कई कापियाँ बनाता रहता है, तो वायरस से हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, तो अगला है एक निश्चित पते पर किसी एब्यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना कहलाता है। यानी बार बार कोई जब ईमेल भेजना है तो उसे क्या कहते हैं हम? ईमेल स्पैमिंग। तो ईमेल स्पैमिंग कहलाती है। ओके, इसके बाद कंप्यूटर वायरस क्या है? ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपि बना सके, तो अभी हमने पढ़ा तो ये। और ऐसा वायरस जो मनुष्य के स्वयं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सके, तो ये तो है नहीं है। तो हमारा क्या हो गया आंसर? ये। इसके बाद जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पैम। यानी जंक ईमेल को क्या कहते हैं हम? स्पैम। तो जो स्पैम मेल आते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? हमारे जंक में स्टोर होते जाते हैं। सीसी का क्या है? सीसी क्या है? कंप्यूटर की भाषा, व्यापारिक भाषा, कृषि का कोड, एक से अधिक व्यक्ति को मेल की कॉपी भेजना। तो इसका सही आंसर है डी, यानी जब हमें मान लीजिए कोई एक मेल एक से अधिक लोगों को भेजना होता है, तो उसकी कॉपी भेजने के लिए सीसी का फुल फॉर्म ही होता है कार्बन कॉपी। यानी एक के मेल को जब दूसरे लोगों को भेजना होता है तो सीसी करके उसको भेज देते हैं। निम्नलिखित में से निःशुल्क ईमेल सेवा क्या है? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे। हॉटमेल ये पहली ईमेल सर्वर था, तो इसने क्या था? फ्री में ईमेल सुविधा प्रदान की थी। ओके, इसके बाद निम्न में से कौन सा ईमेल पता भाग नहीं हो सकता? तो ईमेल में क्या नहीं लगा सकते हम? स्पेस नहीं दे सकते। ओके, अंडरस्कोर दे सकते हैं, @ दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। उसके बाद ई व्यापार यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या है? तो ई कॉमर्स का अर्थ होता है कि निर्यात व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार। तो इसका सही आंसर है सी, यानी हम जब इंटरनेट पर व्यापार करते हैं उसे बोलते हैं ई व्यापार या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके बाद चैटिंग क्या है? एक स्टैंडर्ड इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है। नेटवर्क पर संदेशों फाइलों को भेजना, एक रियल टाइम कन्वर्जेशन। तो ये इसका सही आंसर हो जाए डी, इसमें है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है हमारा। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस। तो सीधी सी बात है, इसका सही आंसर हो जाएगा मेल बॉक्स। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस यानी GUI का प्रारंभ किया था किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, एप्पल कंप्यूटर ने, जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने। जेरोक्स कॉर्पोरेशन क्या है? सर्वप्रथम जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस पर आधारित जेरोक्स स्टार नामक कंप्यूटर का विकास 1980 में किया था, और इसलिए इस GUI का सबसे पहले GUI का सर्वप्रथम प्रारंभ जेरोक्स कॉर्पोरेशन एक कंपनी है उसने किया था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विंडोज में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व रखा जाता है कहाँ पर? क्लिपबोर्ड में। तो इसका सही आंसर है क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड एक ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पर जब हम कट या कॉपी करते हैं तो वो यहाँ पर सेव होता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा किसी कॉलम में जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट से अलाइन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है तो ये है आउटलुक एक्सप्रेस, इससे क्या है ईमेल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल जो लाइन दिखती है वो
किसको दर्शाता है, उसका मतलब होता है वो स्पेलिंग चेक करता है और वो जो कि दिखाता है कि स्पेलिंग की क्या है, त्रुटि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि स्पेलिंग की त्रुटि है, ग्रामर त्रुटि नहीं, स्पेलिंग त्रुटि इसका सही आंसर होगा। वर्ड रैप की क्या विशेषता होती है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है, यह टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो वर्ड रैप जो है इसका सही आंसर होगा आपका कि ये आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ओके, इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए एक शॉर्टकट क्या होता है? तो शॉर्टकट कंट्रोल ई होता है और कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल डी से क्या होता है, कंट्रोल डी से डाउन में फिल हो जाता है एक्सेल में। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है किस पे? तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्ड एक्सेल में, तो इसमें जो रिप्लेस ऑप्शन होता है वो किस में होता है? एडिट मेनू में। ओके, इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, तो एक्सेल वर्कबुक किससे मिलकर बनती है? अगर आपने मेरे एक्सेल के पुराने वीडियो पढ़े होंगे तो उसमें स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि जो वर्कबुक वो किससे मिलकर बनती है। तो वर्कबुक में चार्ट का, वर्कशीट का, वर्कबुक का, इन सभी में से कोई नहीं। तो वर्कशीट का कलेक्शन क्या होती है? वर्कबुक कहलाती है। ओके, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हैं, जैसे कि F1 का उपयोग हेल्प के लिए किया जाता है, F2 का उपयोग क्या होता है? रीनेम करने के लिए किया जाता है, फोल्डर को खोजने के लिए F3, F4 का सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करने के लिए, सक्रिय विंडो का रिफ्रेश करना, और F10 से क्या है? सक्रिय प्रोग्राम में मेनू प्रदर्शित करना। तो ये शॉर्टकट हैं। शिफ्ट प्लस F10 का चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू को प्रदर्शित करता है। ओके, और इस प्रकार से बहुत सारे ये शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल X का कट के लिए, कंट्रोल C का कॉपी के लिए, कंट्रोल V का पेस्ट के लिए, कंट्रोल Y का रीडू के लिए, कंट्रोल Z का अंडू के लिए, कंट्रोल B का बोल्ड के लिए, कंट्रोल U का अंडरलाइन के लिए, और कंट्रोल I का जो होता है इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल A का होता है सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल N का न्यू के लिए, कंट्रोल O का ओपन के लिए, कंट्रोल W का क्या होता है कि क्लोज करने के लिए विंडो को, जो करंट विंडो है उसको क्लोज करने के कंट्रोल W का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल S से सेव करने के लिए होता है, कंट्रोल S से फाइंड करने के लिए किसी टेक्स्ट को होता है, कंट्रोल के साथ H का उपयोग रिप्लेस करने के लिए होता है, कंट्रोल G का उपयोग विशेष पेज नंबर पर जाने या मतलब गो टू के लिए होता है, सीधी सी बात। ओके, कंट्रोल P का उपयोग प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल L का उपयोग पैराग्राफ में लेफ्ट अलाइन के लिए होता है, R से राइट अलाइन हो जाता है, यानी कंट्रोल के साथ R देखेंगे तो राइट साइड में अपना टेक्स्ट सेट हो जाएगा। J से क्या होता है? जस्टिफाई कर सकते हैं कंट्रोल के साथ, और कंट्रोल E से क्या होता है? सेंटर में लाने के लिए होता है, पेज अप से पेज को आगे पीछे करने के लिए, और डाउन से पेज नीचे जाएगा, पेज अप से ऊपर आएगा। कंट्रोल D से होता है फॉन्ट विंडो खोलना है। ओके, फॉन्ट विंडो को ओपन करने की कंट्रोल D होता है वर्ड में, और एक्सेल में क्या होता है? डाउन यानी नीचे की ओर फिल होते हैं। तो इस प्रकार से ये शॉर्टकट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर की जो क्वेश्चन है यानी तो वो फिनिश होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप तक इस प्रकार से वीडियो पहुंचाता रहूं। थैंक यू।